सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम अध्ययन करेंगे अशोक के फूल निबंध जो हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत है। आपके प्रश्न पत्र में एक सप्रसंग व्याख्या आती है, उस हिसाब से हम इसका अध्ययन करते हैं। ये समझो एक व्याख्या आई है, तो सबसे पहले हम व्याख्या को 4 चरणों में बांट कर करते हैं। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। संदर्भ में हमें लिखना होता है कि यह जो आपके गद्यांश या पद्यांश आया है, जिस निबंध में जो है वो गद्य का अंश है, इसलिए गद्यांश कहते हैं। यह कहाँ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, मूल ग्रंथ कौन सा है, और फिर प्रसंग में कहाँ से कौन सी बात शुरू हो रही है, कौन किसको क्या कह रहा है और किस बारे में कह रहा है। व्याख्या, उसका वर्णन करना है कि उसमें क्या बात हो रही है, और विशेष में हमें उसके कला पक्ष की ओर थोड़ा ध्यान देना है। अशोक के फूल एक निबंध संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उसमें कई निबंध है, उसमें एक निबंध है अशोक के फूल। अशोक एक पेड़ है और उसके ऊपर फूल आते हैं। उसके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ललित निबंध लिखा है। ललित निबंध निबंधों का एक प्रकार है, उसमें यह ललित निबंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक अच्छे निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, इतिहासकार हुए हैं। हिंदी साहित्य को इन्होंने बहुत कुछ दिया है। उनकी कैसी भाषा है, कैसी शैली, हम इस निबंध में देखेंगे। अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हम अगर इसकी बात करें तो यह मूलतः अशोक के फूल निबंध संग्रह से ही लिया गया है। इसका संदर्भ यही है। और आपकी जो पाठ्य पुस्तक है चेतना का संस्कार, उसमें 5 निबंध शामिल हैं इस पुस्तक से। तो इसमें यह उद्धृत हैं, यह पंक्तियां। और किस प्रकार वो अशोक के फूल के बारे में बात करते हैं कि अशोक में फिर फूल आ गए। इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर स्तबकों में कैसा मोहन भाव है। कैसे यह स्तबक या गुच्छे फूलों के, स्तबक का मतलब सम्मोहित करते हैं। किस प्रकार की शैली है देखिए। बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तुणीर में स्थान देने योग्य समझा था। उसमें से एक यह भी है, फूल अशोक का। कंदर्प देवता कामदेव। कामदेव का जो तुणीर है, तरकस है, उसके जो 5 फूलों के तीर हैं, उसमें से एक अशोक का फूल भी है। लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है, कुछ लोगों को मिलता है। मुझे ऐसा रस नहीं मिलता कि मैं सुंदर वस्तुओं को भी उसका बुरा भाग्य मानूं। वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब भी लगा लेते हैं कि ये मरने वाला है। वैसा मैं नहीं हूँ। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। यहाँ व्यंग्य किया गया है ऐसे लोगों पर। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे। कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सका हूँ, बताता हूँ कि भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम यानी बाहर जाना दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है कि भारतीय साहित्य में यह पुष्प कैसे आया और किस प्रकार बाहर निकाल दिया गया। ऐसा तो कोई नहीं कह सकेगा कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था। परंतु कालिदास के काव्य में जिस शोभा और सौकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता, वह पहले कहाँ था। यानी कहने का तात्पर्य है कि इस फूल पहले भी मौजूद था, लेकिन जो साहित्य में आया वो कालिदास के माध्यम से आया, संस्कृत साहित्य में, और उन्होंने अच्छा और इस फूल का शोभाकारी सौकुमार्य वर्णन किया। उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, यह उस भांति कह रहा है ना, उपमा दे रहा है ना।
उस प्रवेश में नववधु के गृह प्रवेश की भांति वो आया। गरिमा है पवित्रता और सुकुमारता वो फूल की जो कालिदास अपने साहित्य में लाए। फिर एकाक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। यानी परवर्ती साहित्यकारों ने इसका अधिक वर्णन नहीं किया है। तभी द्विवेदी जी कह रहे हैं कि यह साहित्य के सिंहासन से उतर गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर इस प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघातों से वह फूलता था। आसिंजनकारी जो उनके लगे हुए थे रंग और सिंदूर वगैरह, महावर जिसको कहते हैं। आगे वो बात करते हैं कर्णावतस, वह फूलता था, कोमल कपोलों पर कर्णावतस के रूप में झूलता था। ये आसिंजनकारी नुपुर गहनों की झनकार लिए। नुपुर क्या है? नुपुर है घुंघरू। कर्णावतस कर्णाभूषण है। यह फूल झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था। कैसे? क्यों कि कामदेव के 5 बाणों में था। मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था। ये मनोजन्मा कौन है? कामदेव है। मनोजन्मा के एक इशारे पर कंधे पर से ही फूट उठता था। प्रेम की बात है, प्रेम का जन्म। अशोक किसी कुशल अभिनेता के समान झम से रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता है। कहने का तात्पर्य है कि साहित्य माता और निकल जाता है। क्यों हुआ ऐसा? गंधर्व देवता के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। अरविंद जो लाल कमल होता है किसने भुलाया? आम कहाँ छोड़ा गया? और नीलोत्पल जो नीला कमल होता है उसकी माला को कौन काट सका? नव मल्लिका की अवश्य ही अब विशेष पूछ नहीं है, किंतु उसकी इससे अधिक कदर कभी थी भी नहीं। कहने का मतलब है कि बाकी वाले जो फूल कामदेव के बाणों के हैं चारों ही महत्वपूर्ण है और आज भी साहित्य में है, लेकिन अशोक को भुलाया जा रहा है। बुलाया गया है तो अशोक। मेरा मन उमड़ घुमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्षों पर बरस जाना चाहता। क्या यह मनोहर पुष्प बुलाने की चीज थी? पूछ रहे हैं। सहृदयता क्या लुप्त हो गई थी? कविता क्या सो गई थी? पहले क्या कविता सो गई थी? ना, मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं है। जले पर नमक तो यह है कि एक तरंगायित पत्र वाले निफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। याद भी किया गया तो अपमान करके। लेखक के हृदय में यह एक पीड़ा भाव, एक उदासी क्यों है? इसका कारण ये है कि जो बाकी वाले फूलों को इतना महत्व दिया गया और अशोक के फूल को इतना महत्व नहीं दिया। यद्यपि कालिदास ने अपने साहित्य में इसको अच्छी तरीके से प्रतिष्ठित किया था, लेकिन परवर्ती साहित्यकारों ने इसको उस सिंहासन से उतार दिया गया। यह भी कामदेव के बाणों के अन्य फूलों की तरह ही महत्वपूर्ण है अशोक। और यह जो बता रहे हैं कि वह जो औरतें सुंदरियां पहनती थी उनकी यह शोभा बढ़ाता था। यह कालिदास ने अच्छी तरीके से इसका वर्णन किया है। और यह फूल क्या क्या काम आता था, इस फूल का कितना महत्व है, इस फूल की हमने कितनी इज्जत दी है, साहित्य में कहाँ कहाँ यह आया है और प्राचीन काल में यह कितना महत्वपूर्ण था और
इसके बावजूद भी आज भी वह कैसे संघर्ष कर रहा है या फूल रहा है या अपनी प्रतिष्ठा बचाए हुए, यह सब इस अशोक के फूल निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिखाया। यह एक बात हुई। अब हम विशेष की बात करें तो उसका कला पक्ष हमें देखना होता। यह जो भाषा है वह खड़ी बोली हिंदी। भाषा के बारे में बात करनी होती है। खड़ी बोली हिंदी, लालित के लिए हुए, आलंकारिक भाषा, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार की हमने बात की है इसमें है, और आनुप्रासिक भाषा, शैली है, मैंने बताया लालित्य लिए हुए हैं भाषा यह जो। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्राचीन एक फूल जो कालिदास के साहित्य में था, फूल पहले भी था, कालिदास ने उसको महत्व दिया, उसका वर्णन यहाँ किया है। अशोक को उपेक्षित किया गया है उसके बारे में बताया गया है, और अशोक को फूल को मनोजन्मा या कंदर्प देवता या कह सकें कामदेव देवता के 5 बाणों में एक माना गया है। यह भी महत्वपूर्ण है। कथ्य में बड़ी सुंदरता है, भाषा स्पष्ट, सरल और तत्सम शब्द प्रदान है, तो यह हम उस विशेष में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम जिस व्याख्या सप्रसंग करते हैं तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। बाकी वाला जो है वो अन्यत्र पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।